राजनीति विज्ञान के अध्ययन की आधुनिक दृष्टिकोण है, परंपरागत और आधुनिक। आधुनिक में क्या लिखा गया था? वही तो हम कह रहे हैं, वो बोल रहा है कि हो गया है। नया शब्द है ना आपके लिए। वाद मतलब क्या होता है? वाद है, बात करना है। सुना है? आप बताइए। आतंकवाद सुना ना, बहुत कॉमन शब्द है। क्या हुआ आतंकवाद? क्या समझते हैं? नक्सलवाद सुना है ना, सांप्रदायिकतावाद। तो वाद आता है, कभी गौर करना चाहिए ना कि वाद क्या है, हा? आतंकवाद भी एक विचारधारा है। कुछ लोग ये मानते हैं कि आतंक से हम हर काम करवा लेंगे, तो वो आतंकवाद हो गया। ठीक है, मतलब कि एक अलग तरह की जो विचारधारा, थॉट ऑफ स्कूल, मतलब कि एक अलग सोच के लोग जो होते हैं वो अपना वाद बना लेते हैं। तो आपको हम बता रहे थे कि परंपरागत अध्ययन पद्धतियों से राजनीति विज्ञान का अध्ययन होता था। उसमें तमाम ब्रांचेज हैं, संस्थाएं हैं। जब द्वितीय विश्व युद्ध हुआ, कब हुआ द्वितीय विश्व युद्ध? कहाँ हो जी? 1914 में प्रथम हुआ था। हाँ, तो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद राजनीति विज्ञान शब्द को एक ठहराव मिला। उसके पहले इस विषय का नाम था राजनीति। ठीक है, इस विषय का क्या नाम था? राजनीति, पॉलिटिक्स। ठीक ना? लेकिन जब द्वितीय विश्व युद्ध हुआ तो उसके बाद जो राजनीतिक चिंतक थे, उन्होंने कहा कि ये परंपरागत तरीके से राजनीति का बहुत अध्ययन नहीं हो सकता है। ठीक है ना? तो इसमें कुछ बदलाव लाया जाए और उसी बदलाव को व्यवहारवाद कहते हैं। यानी कि जो परंपरागत तरीकों से अध्ययन किया जा रहा था उस पर बहुत विरोध हुआ, एक आंदोलन हुआ, और उसी आंदोलन को जो है या क्रांति को व्यवहारवाद कहते हैं। समझ में आ रहा है सबको? एक लाइन में देखिए, थोड़ा बोरिंग टॉपिक है लेकिन समझना है। समझ लीजिए, दवा है, खा लेना है। ठीक है, फायदा करेगा। तो आपको उस दिन भी बताए थे, इसके जो जनक थे वो कौन थे? डेविड स्टन। और जैसे हम कहते हैं कि राजनीति का उदय, राजनीतिक विचारधाराओं का उदय यूनान में हुआ था, उसी तरह व्यवहारवाद का उदय अमेरिका में, शिकागो। इसको शिकागो आंदोलन भी कहते हैं या शिकागो क्रांति भी कहते हैं। ठीक, तो 1955 तक, ठीक है ना, आते आते राजनीति विज्ञान को एकदम मान लिया गया कि ये साइंस की तरह ही है, विज्ञान की ही तरह इसका अध्ययन होना चाहिए। परंपरागत अध्ययनों को हम छोड़ें और इसमें नया नवीन कुछ ले आए। क्या उसके कारण थे कि क्यों व्यवहारवाद पनपा, क्यों क्रांति हुई, क्यों आंदोलन हुआ? उसके पीछे यही सब कारण थे कि जो अध्ययन पद्धतियाँ चल रही थी वो बहुत उबाऊ थी, नीरस थी, कुछ नया नहीं था। ठीक है ना? नेताओं को तो बड़ा मान सम्मान मिल रहा था, लेकिन जो विचारक थे, जो संस्थाएं थी, उनको बहुत वैल्यू नहीं दी जा रही थी। दूसरे समाज विज्ञानों से का भी असर पड़ा, जैसे इकोनॉमिक्स, समाजशास्त्र का जो अध्ययन हो रहा था वो आंकड़ों के हिसाब से भी हो रहा था। ठीक है, तो ये हुआ कि क्यों नहीं राजनीति विज्ञान में भी इस तरह के शोध हो जैसे समाजशास्त्र या अर्थशास्त्र में होते हैं। ठीक है, और दूसरा कि मानव व्यवहार पे आधारित अध्ययन हो। राजनीति विज्ञान का अध्ययन
मानव व्यवहार पे आधारित अध्ययन, ठीक है ना। उसके पहले मानव व्यवहार पे आधारित अध्ययन नहीं हो रहा था, ठीक। तो एक तरह से एक लाइन में अगर हम कहना चाहें तो ये कहेंगे कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद, ठीक है, राजनीति में एक, राजनीति का मतलब वो पॉलिटिक्स नहीं, समझ रहे हैं ना, जिंदाबाद मुर्दाबाद वाला नहीं, विषय, राजनीति विषय, समझ गए। जो राजनीति विषय में परिवर्तन हुआ, क्रांति हुई, आंदोलन हुआ, उसको हम व्यवहारवाद कहते हैं। कौन बताएगा, कौन बता देगा एक लाइन में व्यवहारवाद क्या है? ये बहुत धीरे से आराम से सिखाए हैं, इसीलिए बताएं। बताओ बेटा। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बैठ जाओ, बैठ जाओ। तो एक तरह से इसको हम व्यवहारवादी क्रांति भी कहते हैं, ठीक है। डेविड ईस्टन इसके जनक हैं और कहाँ जन्म स्थान है इसका? शिकागो। आप अमेरिका कहते हैं ना, तो अमेरिका तो बहुत बड़ा है जी। कौन अमेरिका? उत्तर अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, क्या गलत कहते हैं ना हम? क्या कहना चाहिए? अगर आप एग्जैक्टली बराक ओबामा वाले अमेरिका की बात कर रहे हैं तो क्या कहना चाहिए? यूनाइटेड स्टेट अमेरिका, ठीक ना। अफ्रीका हम कहते हैं तो अफ्रीका तो बहुत पूरा महाद्वीप है। हम बात कर रहे हैं साउथ अफ्रीका की, समझ गए ना। क्यों नहीं किताबों में या कहीं ऐसे बस लिखा रहता है गांधी जी कहाँ गए तो क्यों लिखा रहता है दक्षिण अफ्रीका, लिख देते हैं अफ्रीका गए थे, समझ गए ना। तो देशों को समझिए, अमेरिका पूरा एक महाद्वीप है, वो भी दो महाद्वीप है, एक उत्तरी अमेरिका है, एक दक्षिणी अमेरिका है। तो एक महाद्वीप की भी बात कर रहे हैं तो कौन से महाद्वीप की बात कर रहे हैं? हम बात कर रहे हैं यूएसए की, समझ गए ना। तो यूएसए शिकागो इसका जन्म उद्गम स्थल माना जाता है। अब देखिए साइंस परिभाषा आप बताएं, विज्ञान की परिभाषा क्या होती है? अरे ये तो 5 का बच्चा बताता है जी। सुव्यवस्थित, सुसंगठित, क्रमबद्ध ज्ञान जो है विज्ञान है। चलिए तब भी इसमें से 3 शब्द निकल गए, निकले ना, सुव्यवस्थित, संगठित और क्रमबद्ध। चलिए जब इंटर में गए तब क्या साइंस पढ़े? तब भी तो विज्ञान की परिभाषा बताई गई होगी, है? नहीं बताई गई थी? क्या करते हैं? अच्छा चलिए छोड़ दीजिए, हम मान लीजिए हम फिजिक्स पढ़ रहे हैं, ठीक है। फिजिक्स में हम कोई प्रयोग कर रहे हैं, जैसे बहुत कॉमन प्रयोग फिजिक्स में क्या है? वर्नियर कैलिपर्स, 9th में पढ़ा होगा, नहीं? अच्छा चलो 11 में ही पढ़ा, हमने 9th में ही पढ़ा था। तो 11 में आप वर्नियर कैलिपर से क्या करते हैं? वो तो हाँ नहीं ठीक है, सही है, स्क्रू ग्रेस से मोटाई नापते हैं, ठीक है ठीक है। तो ठीक है, क्या सीधे आपके पास आया वर्नियर कैलिपर्स और आपने कोई चीज़ लगा दिया? क्या किया था बताइए? वही तो हम जानना चाहते हैं, प्रोसेस जानना चाहते हैं। अरे पहले तो हम जाने वर्नियर कैलिपर्स क्या है। नहीं, वर्नियर कैलिपर्स आप जान रहे थे पहले से ही बिना पढ़े? हैं? पहले पढ़ा होगा ना, उसके पार्ट देखे होंगे, कहाँ फॉर्म वो लिखा है, कैसे घूमता है उसका स्क्रू, ये होता है ना। तो पहले क्या होता है कि हम तो पहले उसको पढ़ेंगे, सैद्धांतिक पक्ष उसका जानेंगे, ठीक है ना। सीधे वर्नियर कैलिपर्स पे नहीं चले जाएंगे। क्लास में फिजिक्स के सर ने पढ़ाया होगा ना, है कि कैसे पढ़ते हैं, वर्नियर कैलिपर्स क्या करता है, इसका कोई फार्मूला है या कैसे करते हैं। उसके बाद क्या करते हैं? हम प्रैक्टिकल करते हैं, ठीक है ना। प्रैक्टिकल करते हैं तो मान लीजिए किसी इसी की हमको ये चौक की लंबाई नापनी है, उससे एग्जैक्ट नाप, दशमलव के कितने स्थान तक शुद्ध नापता है। ऐसे तो हम इंच टेप से भी तो लंबाई नाप सकते हैं, लेकिन क्यों वर्नियर कैलिपर्स करते हैं? क्यों वर्नियर कैलिपर से ले आते हैं? भाई हम इंच टेप से या स्केल से ही नाप दें कि इसकी लंबाई कितनी है। छोटी चीज़ों का शुद्धतम लंबाई नापने के लिए हम वर्नियर कैलिपर्स करते हैं। यानी कि हमने तो सीधा एक लाइन में कह दिया, लेकिन इसके पीछे देखिए क्या क्या छिपा है, दिख गया ना। उसके बाद से ये जो प्रयोग करते हैं उसके लिए फिर हम एक चार्ट बनाते हैं ना।
कि कितनी बार किया, 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 4 बार करते हैं, यानी कि हम आंकड़े जुटाते हैं। फिर आंकड़े जुटाते हैं तो उसको फिर औसत निकालते हैं। ऐसे ही होता है ना। देखिए हमको भी भूल रहा है, बहुत दिन हुआ पढ़े, करीब 25-30 साल हो गया होगा। आप तो ताज़ा पढ़े हैं लेकिन आपको नहीं याद है? उसके बाद जो निकलता है उसको हम कहते हैं कि निष्कर्ष लिखते हैं ना, कि ऐसे ऐसे करने पे इस तरह से आया। हम ये केवल फिजिक्स की बात नहीं कर रहे हैं, हम हर चीज़ की बात कर रहे हैं। चाहे आप साइंस में चले जाइए, चाहे उसमें चले जाइए। बताइए, हार्ट की सर्जरी होती है तो जब पहली बार किसी ने किया होगा तो सीधे आदमी पे नहीं कर दिया होगा, समझ रहे हैं ना। तमाम उसका वो हुआ होगा, प्रैक्टिकल हुआ होगा, कई शोध हुआ होगा, कभी जानवरों पे बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं। मेढक का डिसेक्शन जो है अब तो बंद हो गया, बायो में इसीलिए किया जाता था कि जो मेढक के आंतरिक संरचनाएं हैं वो मनुष्य की संरचनाओं से बहुत मिलती जुलती हैं। मैक्सिमम हार्ट और किडनी उडनी सब जैसे मिलती जुलती है, थोड़ा बहुत अंगों में अंतर होता है, इसीलिए मैक्सिमम प्रयोग जो है मेढक पे होता है। तो ऐसे ही करते करते फिर क्या होता है, मेडिकल कॉलेज में आप जाते हैं तो भाई जीवित आदमी पे तो प्रयोग करेगा नहीं आदमी, क्या मिलता है वहाँ, डेड बॉडी मिलता है, तो डेड बॉडी पे करते हैं। लेकिन डेड बॉडी पे आप ऑपरेशन तो कर लेंगे, उसके अंदर का देख लेंगे, लेकिन वो फंक्शन कैसे करता है उसके लिए तो जिंदा आदमी चाहिए। तो कहने का मतलब कि साइंस जो है पहले साक्ष्य ढूंढता है, आंकड़े जुटाता है, प्रमाणीकरण करता है, कुछ तकनीकों का उसमें प्रयोग करता है, तब जाके निष्कर्ष निकालता है। इसको साइंस कहते हैं, कि ना कि सुव्यवस्थित, संगठित और क्रमबद्ध ज्ञान को। ये 5 के बच्चे भी नहीं, अब तो 2-3 में ही ये जो है ये बच्चे जान जाते होंगे। हम अगर बड़े हो गए, बीए में हैं, तो हमें तो साइंस की परिभाषा थोड़ा और अच्छा बताना है ना, है? यही सब चीज़ों का विरोध हुआ राजनीति में, कि हम जो रटे रटाए प्लेटो, अरस्तु, सुकरात कह गए थे, उन्हीं सब चीज़ों को पढ़े जा रहे हैं, उसमें कुछ नया नहीं ले आ रहा है। जबकि नए नए देशों में तरह तरह के प्रयोग राजनीति में होने लगे होंगे। भाई द्वितीय विश्व युद्ध जब हुआ तो तमाम तरह की विचारधाराएं उपज गई होंगी ना, है? आपको अंदाजा पता नहीं है कि नहीं, शीत युद्ध के बारे में सुना है? दुनिया 2 भागों में बट गई। नहीं, रूस और अमेरिका तो नेतृत्व कर रहे थे, ठीक है ना। तो 2 महाशक्तियां उभर गईं और वो शीत युद्ध मतलब कोल्ड वार, हथियारों से ना लड़के वैचारिक युद्ध हो रहा था। अब इसमें छोटे छोटे देश बेचारे मारे जाते थे, किसकी ओर से रहे भाई? आर्थिक स्थितियां भी सबकी नहीं थी, कभी अमेरिका मदद कर रहा है, कभी रूस मदद कर रहा है। तो उसके बाद एक और नया देश निकला, गुट निरपेक्ष, समझ गए? जो 2 गुट हैं उसमें से किसी गुट में जो नहीं रहेगा उसको क्या कहेंगे? गुट निरपेक्ष। तो इस तरह के सब परिवर्तन हो रहे थे। तो जो राजनीति विज्ञान के विद्वान थे, चिंतक थे, विचारक थे, उन्होंने कहा कि ऐसा हम जब नहीं ले आएंगे अपने सब्जेक्ट में तो फिर हमारा सब्जेक्ट जो है वो बहुत नीरस हो जाएगा। तो नीरस भले व्यवहारवाद लगता हो, लेकिन एक तरह समझिए कि व्यवहारवाद राजनीति विज्ञान की अध्ययन पद्धति का बेस है, आधुनिक। तो इसको जानना ज़रूरी है। अब यही सब चीज़ों को थोड़ा लिखना पड़ेगा, लिख लेंगे तो थोड़ा आसानी हो जाएगा। ठीक है, चलिए लिखिए।